ये वीडियो आपको लक से नहीं मिली है, चांस से नहीं मिली है। देयर इज अ रीजन कि भगवान चाहते हैं सच में मेरे भाई कि आपने अगर 11वीं बर्बाद कर दी है ना, तो 12th में तुम सही दिशा में सही तरीके से भाग के 12th और 11th दोनों कवर करो और जेई के अंदर अपने ड्रीम कॉलेज में सीट लो। आप देखो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं सुन के कि भाई मेरी 11th अगर वेस्ट हो गई है तो क्या मैं 12th के अंदर अच्छे से पढ़ के जेई मेंस और एडवांस के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आ सकता हूँ। एकदम बेसिक्स पर आकर पहले मैं बात करता हूँ रोड मैप के अंदर, फिर आगे का भी डिस्कशन करेंगे। पहली चीज समझो, अगर जेई मेंस में तुम 60% स्कोर लेकर आते हो जिसके लिए तुम्हें लगभग 80% सिलेबस करना होता है, तो ये मान लो कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जाता है। और अगर जेई एडवांस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर तुम 50% स्कोर भी लेकर आ जाते हो तो तुम एक अच्छे आईआईटी के अंदर बैठे होगे। हाँ, अगर टॉप 100 रैंक लेकर आनी है, टॉप 500 रैंक लेकर आनी है, तो ये स्कोर कहीं ना कहीं 60 to 70% पे चला जाता है। और इसके लिए तुम्हारा 80% सिलेबस एडवांस पे होना चाहिए। और ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर 60-40 का रेशियो रहता है। यानी 60% पेपर क्लास 12th का आता है और 40% पेपर क्लास 11th का आता है। तो अगर हम क्लास 12th वाले पोर्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और क्लास 11th अगर हमारी बर्बाद भी हो गई है और उसमें से कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं, तो हम मेंस एडवांस के लिए अब भी अच्छा चांस रखते हैं मेरे भाई। पर अब ये करना पड़ेगा और मुझे इंटेंट चाहिए। तो क्या मुझे कमेंट में तुम लिख सकते हो कि हाँ भैया आई विल डू इट? क्योंकि मैं कमेंट पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे एक्चुअली में सीरियस है। दूसरी चीज, आज के इस वीडियो को ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि जब वो रोड मैप वीडियोस देखते हैं ना, पहली चीज तो रोड मैप वीडियो खुद ही 10 मिनट के बनते हैं तो उनकी भी क्या गलती, जहां पर खाली पॉइंट 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 बता दिए जाते हैं। मेरे भाई डिटेल में मैं जाने वाला हूं। पिछले 4 साल में मैंने जो हजारों बच्चों को मेंटोर करा है, वो पूरी की पूरी मेंटोरशिप आज के इस वीडियो में मैं छोटी से छोटी टॉपिक पे बात करके कवर करने वाला हूं। ये वीडियो लंबा होगा, पर मेरी आपसे दो ही रिक्वेस्ट है। सबसे पहली चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ये मस्ट है, मेरे लिए मत करो। चाहे तुम जब निकल जाना इस प्रिपरेशन से तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए यहाँ पर आने वाली है। दूसरी चीज, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, यहाँ पर मैं बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपके लिए लेकर आया हूँ। 1 रुपए आपसे चार्ज नहीं करूंगा, सब कुछ मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको खास ख्याल रखना है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया था। आपके पास 3 रजिस्टर होने चाहिए। पहला रजिस्टर होना चाहिए नोट्स का, जो आप क्लास नोट्स बना रहे होगे। दूसरा होना चाहिए क्वेश्चंस का, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होगे। और तीसरा एक रजिस्टर होना चाहिए जहां पर जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, चाहे वो आप क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कर रहे हो, चाहे घर पे आके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कर रहे हो, चाहे टेस्ट के अंदर कर रहे हो, वो तीनों मिस्टेक्स यहां पर नोट डाउन होगी। और इसका समय समय पर, यानी आप मान सकते हो संडे या सैटरडे या वीकेंड पर आप इसका रिवीजन कर सकते हो। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इतने बेसिक की मैं बात करने वाला हूं, सुनते जाना इसलिए। फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन अगर मैं बात करूंगा तो देखो यार, अगर तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और तुम डमी स्कूल नहीं है, मतलब तुम रेगुलर स्कूल जा रहे हो, तो रेगुलर स्कूल के साथ में हमेशा ऑनलाइन कोचिंग चूज करने की कोशिश करना। रेगुलर स्कूल और ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो सेल्फ स्टडी का कभी टाइम नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और अगर आप डमी कर रहे हो तो डमी करते हुए कभी भी ऑनलाइन चूज मत करना, नहीं तो घर पे पड़े पड़े लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे और प्रिपरेशन में बहुत जल्दी बर्नआउट होने लगोगे। तो बेहतर है कि अगर आप डमी स्कूल जा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग ही चूज करो। ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि करके वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो देखो यार, वीडियो के अंदर मैं 3 पार्ट में इस वीडियो को डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट होगा कि हम 12th को कैसे बचाएं। उसके लिए बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, लेक्चर कैसे देखना है, डीपीपी कैसे सॉल्व करनी है, मॉड्यूल करना है नहीं करना है, कौन सी किताबें करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, रिवीजन कैसे करना है, सबको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे 11th कैसे बचाएं, कौन से चैप्टर 11th के कैसे करने हैं और टाइम टेबल में कैसे फिट करने हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये टाइम टेबल हमारा कैसा दिखना चाहिए जिससे हम 11th को भी डेली कवर कर सके और 12th को भी कवर कर सके। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं क्या अभी जो 12th की तुम्हारा बैच वगैरह चालू हुआ है तो उसके अंदर सही तरीका है क्या कि जिससे मैं कॉन्सेप्ट बना सकूं। अब लोग बोलते हैं कि भैया कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ। तो यार देखो, अगर मैं बात करूं लेक्चर किस तरीके से देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। भाई सब लोग बोलते हैं यार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संकल्पना, मतलब अपने दिमाग में एक इमेज बनाना किसी पर्टिकुलर चीज की। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपके सामने अपने फेस का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, फेस के बारे में मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि संकल्प की आंख ऐसी है, संकल्प की नाक ऐसी है, संकल्प का मुंह ऐसा है, ठीक है। तो वो जो डिस्कशन पूरा का पूरा हो रहा है, उस पूरे के पूरे पॉइंट्स को लेकर आप अपने दिमाग में एक इमेज अगर बना रहे हो कि संकल्प का फेस कैसा दिखता होगा, इसको मैं बोलता हूं एक्चुअली में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को क्या समझते हैं कि यार ये पॉइंट रट लिया, ये पॉइंट रट लिया, ये पॉइंट रट लिया, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है।
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उन पॉइंटर्स को लेकर दिमाग में एक चित्र बनाना। और जब आप ये चित्र बनाते हो, जब आप ये चित्र बनाते हो क्लास में बैठ के, क्योंकि क्लास में जब थ्योरी हो रही होगी तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको ये चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जब आप सपोज करो कि आप, मैं इसको एक फेस के कंपैरिजन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो टीचर ने डिस्कस करा कि आंख उसकी ऐसी दिखती है, ठीक है, नाक ऐसी दिखती है, ये ऐसी दिखती है, ये पॉइंट्स टीचर लिखते जा रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, रोटेशन के बारे में हो सकता है या किसी के भी बारे में हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई चैप्टर स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहा, ठीक है। फेस का ऐसा दिख सकता है, कान ऐसा दिख सकता है। अब जब आप अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर लोगे पूरे कॉन्सेप्ट की, तब आपको रियलाइज होगा अरे इसका एक ही कान है क्या, दूसरा कान नहीं है क्या, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट के अंदर भी होता है। जब आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लोगे तब आपके दिमाग में आएगा कि यार इसमें ये डाउट नहीं है, ये नहीं है। तो डाउट भी तभी आता है जब आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे होते हो। तो अगर डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, अगर डाउट आ रहा है तो डाउट क्लियर करने के मैं आपको दो तरीके समझाता हूँ, बहुत सिंपल से। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो टीचर से पूछ लो, और अगर ऑनलाइन में हो तो टीचर से पूछने का वेट मत करो। जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी आपका डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा, जेमिनी क्लियर कर देगा, क्लॉड क्लियर कर देगा। क्लॉड इन सब में मेरे को ज्यादा बेहतर लगता है सब चीजों के लिए। तो आप वहां पर जाकर पूछ सकते हो, ये सारे ऐप हैं, एआई टूल्स हैं, उस पर आप चैट करके पूछ सकते हो कि भैया मेरे को ये बताओ इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये कहां पर हुआ, तो वो आपको पूरी क्लैरिटी दे देगा उस चीज में। अच्छा, इसके बाद आपने एक बार चित्र बना लिया, तो क्लास के क्वेश्चंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब क्लास में टीचर एक बार क्वेश्चन कराए तो आप खुद से उसको सॉल्व करो, सोल्यूशन को वेरीफाई करो, ठीक है, कि यार मैंने कहाँ गलती करी। मतलब अगर सोल्यूशन हो, मतलब अगर क्वेश्चन हो गया तो भी वेरीफाई करो, और अगर नहीं हुआ तो मिस्टेक फाइंड करो, कहां पर मेरी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, इनको आपने इनके लेक्चर्स को कैसे कैसे देखना है, किस मेंटालिटी से देखना है। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बेस्ट टीचर्स कौन से हैं आपको पता है, कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म से आपको पता है। पर क्या मेंटालिटी रखनी, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टूडेंट ही रैंक लाने वाला है ना, अल्टीमेटली आप ही रैंक लाने वाले हो। तो आपको क्या मेंटालिटी रखनी है जिससे आप जब क्लास में जाओगे तो आप ज्यादा ग्रैब कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा मेरे भाई, तो आपको विजुअलाइज करने पे फोकस करना है, डायग्राम्स पे फोकस करना है। क्योंकि फिजिक्स जो है वो बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है, फिजिक्स में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। अगर आपने एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और उसमें कुछ एजम्पशंस ले लिए, तो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली अप्लाई होना चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर आपने कुछ भी याद नहीं रखना है। मतलब अल्टीमेटली याद न रखने का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि आपको कुछ भी ऐसे नहीं सोचना है कि यार ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, चलो मैं इस फॉर्मूले को याद रख लेता हूं। ये कभी मत करना फिजिक्स में, अगर ये करने लगे तो फंस जाओगे। फिजिक्स में हमेशा पहले चित्र बनाओ कि ये कॉन्सेप्ट कैसा दिख रहा है, और उसके बाद नोट डाउन करो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो। दूसरी चीज, मैथ्स के अंदर मैं आपको स्पेशली एडवाइस करूंगा, जो व्यक्ति भी आपको बोलता है कि भाई मैथ्स के अंदर थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेवकूफ है। मैथ्स के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये 10th तक ठीक था, क्योंकि 10th तक क्या होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करते हो, आप प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते हो कि आप मैथ में कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो। 10th तक आप इसलिए प्रैक्टिस करते हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स मिनिमाइज हो सके, ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आ सके, बेसिक चीजें आपको 10th तक आ जाए। लेकिन जब आप 11th में आते हो, देन यू आर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट। आपके सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बात आपको 11th में भी समझ आ गई होगी। अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 के 10 नहीं बनेंगे, हो सकता है 8 बने, 7 बने। अगर 10 के 10 बन जा रहे हैं तो आपका मटेरियल फ्रॉड है, ठीक है। तो थ्योरी जब क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही है, मैथ की थ्योरी जब पढ़ाई जा रही है, उसको बहुत ध्यान से देखना है, और उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है इस पे खास फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज, केमिस्ट्री अंडरस्टैंड टू मेमोराइज। मेरे भाई ये एडवाइस, नॉट टू फ्लेक्स बट दिस एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसने केमिस्ट्री की एक नेशनल बेस्टसेलर बुक लिखी है। तो इसको प्लीज ध्यान से end तक सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि चीजें याद करनी चाहिए, मेरे पास इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट है तो मैं फटाफट से याद कर लूंगा, ठीक है, या मेरे पास फिजिकल है तो मैं फिजिकल के फॉर्मूले याद रख लेता हूँ। ऑर्गेनिक में कुछ चीजें लॉजिकल है, कुछ चीजें एक्सेप्शन है, उसको याद रख लेता हूँ। देखो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि जैसे वो फिजिक्स के मैथ को अप्रोच कर रहे हैं वैसे वो केमिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें एक्सेप्शन मिलते हैं तो वो कहते हैं ये तो बेकार सब्जेक्ट है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, अल्टीमेटली आपको याद ही रखनी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फैक्ट आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। पर याद भी आप तब ज्यादा बेहतर रख पाते हो जब वो किसी लॉजिक से बैक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो ग्रुप 16 के अंदर एक एक्सेप्शन कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर में एक्सेप्शन होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उससे डिफरेंट होता है। पर अगर आपको मैंने ऐसे याद करा दिया तो हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाओ,
लेकिन अगर मैंने इसके पीछे एक लॉजिक बैक करा हुआ है कि यार ये एक्सेप्शन होता क्यों, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के चक्कर में होता है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होते हैं, ये होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस फैक्ट को भी लंबे समय तक मेमोराइज कर पाओगे। हमेशा याद रखो, केमिस्ट्री में जब भी मेमोराइजेशन करना है तो एक लॉजिक के साथ बैक करके करना है, तभी वो लंबे समय तक रिटेन रह पाएगा। ठीक है, चलो यार, ये तो सारी की सारी चीजें आपने लेक्चर्स के अंदर समझ ली। लेक्चर देखने की आपका एक माइंडसेट बन गया है कि ऐसा माइंडसेट हमारा लेक्चर का होना चाहिए। अब एक बार लेक्चर आपका हो गया, आप घर पर आ गए या आपने लेक्चर खत्म कर लिया तो घर पर ही, अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो करना क्या है, एक तो जो भी आपको पढ़ाया गया एक बार रिविजिट जरूर करना है सेम डे। क्योंकि जैसे ही आप क्लास छोड़ते हो, क्लास छोड़ने के बाद आपकी जो मेमोरी है वो उसमें से 50-60% हिस्सा साफ कर चुकी होती है। और अगर आपने सीधे, सपोज करो आज लेक्चर देखा, कल देखा, परसों देखा, तरसों देखा, अब चूंकि आप नई नई चीज भरते जा रहे हो, नई नई चीज भरते जा रहे हो, तो जो पहले दिन देखा होगा ना वो दिमाग से साफ हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आज का लेक्चर 1 देखा तो आज एक बार रिवाइज कर लो, कल का लेक्चर 2 देखा एक बार रिवाइज कर लो, फिर लेक्चर 3 रिवाइज कर लो, डेली का जो लेक्चर देख रहे हो रिवाइज कर लो। और क्लास के क्वेश्चंस एक बार जरूर रीअटेम्प्ट करो बिफोर क्वेश्चन सॉल्विंग। ये बहुत बड़ा, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, या ये आई थिंक द बेस्ट मेंटरशिप पॉइंट दैट आई कैन गिव यू। बिफोर क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास के क्वेश्चंस एक बार वापस से रिविजिट करो, और ये रूल बना लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है चैप्टर स्ट्रांग है आपका तब भी ये करना है, और अगर आपको लग रहा है चैप्टर स्ट्रांग नहीं है तब भी ये करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है, जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तो थ्योरी पढ़ लेने के बाद अगर हमने क्लास के क्वेश्चन क्लास में लगाए हैं तो बहुत बढ़िया है, पर अगर क्लास के क्वेश्चन क्लास में नहीं लगाए हैं तो हम ऑलरेडी वहां पर एक पॉइंट वीक है क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। बट जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने बैठते हैं, क्लास का सारा नॉलेज वहां पर आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये चीज श्योर नहीं होती। इस चीज के लिए एक ब्रिज बनाना पड़ता है, और ये ब्रिज है क्लास के क्वेश्चन। तो क्लास के क्वेश्चन एक बार वापस से लगाओगे तब बेहतर तरीके से चीज समझ आएगी। फिर अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर यार मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो क्लास के बाद आप रिवीजन करते हो, कहीं कहीं पर जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप एक ब्लैंक पेपर टेस्ट कर सकते हो, आप खाली कागज ले लो और जो भी चीज आज आपने पढ़ी थी उसको एक बार वापस से रिकॉल करने की कोशिश करो। रिकॉल करो क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या था, क्या था, क्या था। जब आप ऐसे दिमाग पे जोर डालते हो तो कुछ चीज आप रिकॉल कर पाओगे, हो सकता है कुछ चीज आप भूल गए हो, उसको वापस से रिवाइज कर लो। बट डेली जब आप दिमाग पे जोर डालोगे तो एक हैबिट पड़ती है रिकॉलिंग की, और एग्जाम में भी आपको यही करना है। तो अगर वो हैबिट रिकॉलिंग की एग्जाम से पहले ही पड़ जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होता है, भैया हमको डीपीपी लगानी है, हमको मॉड्यूल्स लगाने हैं, हमको किताबें लगानी है, हमको क्या लगाना है एक्चुअली में, ठीक है, अगर हमको जे एडवांस लेवल पे पहुंचना है या जे मेंस लेवल पे पहुंचना है। तो देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं भाई जिनको ये पहले से पता होता है कि उनको मेंस की ही तैयारी करनी है, उनका एडवांस उनको शायद, मतलब देखो यार इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोचिंग ने आपके सामने एक वो बना रखा है, एक मिथ बना रखा है कि नहीं नहीं यार हर बच्चा जे एडवांस के लिए बना होता है, हर बच्चा जे एडवांस के हिसाब से होता है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है भाई नहीं यार मेरे लिए अगर जेई मेंस भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे यार जिसका पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगा आज तक, जो 10th के अंदर 50%, 60%, 70% मार्क्स लेकर आया है, आप उसको एडवांस का ड्रीम दिखा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से अगर चलोगे तो अगर वो मेंस के अंदर जाके एनआईटी भी अच्छा सिक्योर कर लेता तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है खाली आप मेंस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार देखो अगर कर सकते हो एडवांस तो करना चाहिए, बट अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं करना है तो फिर अगर आपको क्लैरिटी है मेंस की तो मेंस की तैयारी करो। तो उस केस में क्या करना है, देखो आपने आज लेक्चर देखा, आज लेक्चर की जो डीपीपी है वो आज कंप्लीट हो जाए, कल लेक्चर देखा, कल लेक्चर की डीपीपी आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डेली के डेली लेक्चर्स के साथ आप सारी डीपीपी कंप्लीट कर लो, 10 लेक्चर 10 डीपीपी, आपकी डीपीपी निपट गई। ठीक, अब जब डीपीपी निपट जाएंगी, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं मेंस लेवल पे रेडी हो, क्योंकि क्लास के क्वेश्चन लगा लिए, डीपीपी लगा लिए। अब उसके बाद जब मेंस लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो पीवाई की और लगा लो, चैप्टर खत्म करके लास्ट के 2-3 साल के मेंस के, और आप रेडी हो, फिर आप अगले चैप्टर के ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है मेंस के लिए। अब अगर आप एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो तो आप मॉड्यूल उठाओ। ठीक है, और मॉड्यूल के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडवांस की ही एक्सरसाइज लगाओ, मॉड्यूल में मेंस की एक्सरसाइज पे मत जाओ। ठीक है, उसका रीजन है कि भाई देखो तुमने डीपीपी ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, उसके बाद पीवाई की और लगा लो, मेंस लेवल पे आप ऑलरेडी रेडी हो। तो बेसिक क्वेश्चन वापस से जाके मॉड्यूल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसमें एडवांस के क्वेश्चन पे जाओ। एक चीज, दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि बुक्स कब लगानी चाहिए, तो देखो यार किताबें अगर टीचर रिकमेंड कर रहे हैं तो लगाओ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जैसे एच.सी. वर्मा के, रुडोफ के, ये टीचर रिकमेंड करते हैं। ठीक है, कुछ किताबें जो तो लगानी लगानी है। ठीक है, तो किताबें कैसे लगानी है वो समझ लो। सबसे पहले समझो किताबें अपने पास है कौन कौन सी। जैसे फिजिक्स की मैं बात करूंगा तो फिजिक्स में आती है एक ये एच.सी. वर्मा,
फिजिक्स गैलेक्सी, सिंगेज की सीरीज आती है, फिर और बहुत सारी किताब, रेसनिंग हॉलिडे काफी बच्चे छूते हैं, वो रेसनिंग ये सब इरोडो होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, देखो सबसे पहली चीज, जब आप बेसिक्स बना रहे हो, जैसे मतलब क्लास 11 में अगर कुछ बच्चों ने नहीं लगाई है, तो जो बच्चे बेसिक बनाना चाहते हैं, जिन बच्चों को लगता है मेरी फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है, तो वो एचसी वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बिल्कुल फ्री में दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसके पिंड मैसेज में फिजिक्स वाला एक फोल्डर है, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा एक, और क्वेश्चन बैंक और फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स और एचसी वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, मैं मतलब उसके कोई पैसे नहीं है। तो वो आप जाओगे, तो आप जब देखोगे ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, तो आप वो लगा सकते हो फिजिक्स के अंदर, और वो आपकी कहीं ना कहीं बेस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर जैसे फिजिक्स एलेक्सी है, सिंगेज है, ये सारी किताबें एक बार आप मॉड्यूल खत्म कर लो, उसके बाद आप इनके एडवांस लेवल का एक्सरसाइज लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, तो एमएस चौहान यूनिवर्सिटी की जैसे वाली किताबें हैं। अब देखो ये सारी किताबें मोस्टली क्लास के अंदर करा दी जाती हैं, अगर आपका मॉड्यूल ठीक ठाक है तो आप लगा ले रहे हो अगर मॉड्यूल, तो वैसे तो रिक्वायर्ड मैं कहूंगा नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप मॉड्यूल नहीं लगा रहे हो अपने कोचिंग, आपको ऐसा लगता है कोचिंग का मॉड्यूल ढीला मॉड्यूल है, तो आप एक बार अगर कोचिंग के डीपीपीज अगर आप लगा ले रहे हो, तो इनके सीधे लेवल 2 पे जाओ। और अगर डीपीपीज नहीं लगा रहे हो कोचिंग की, तो आप एक काम करो, आप पूरी तरीके से फिर इन्हीं किताब को सॉल्व करो। आपने आज का लेक्चर देखा, आप लेवल 1 के सारे क्वेश्चन आज के जो भी टॉपिक आपको मिले उसके छाट छाट के कर लो। इस तरीके से आप कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। अगर डीपीपी मॉड्यूल नहीं फॉलो कर रहे हो तो ये किताबें कर लो, अगर डीपीपी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो तो ये किताबें लगाने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपके पास एक किताब आती है कोवेलेंट, ठीक है। तो कोवेलेंट बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, ये आप यूज कर सकते हो। कोवेलेंट की किताब जो है वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के लिए आती है। और ये बेसिकली नोट्स का काम करती है, नोट्स का काम करती है, शॉर्ट नोट्स का काम करती है। यहाँ पर आपको थ्योरी मिल जाती है, जैसे बाकी की बुक्स में ना आपको ना केमिस्ट्री में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे थ्योरी मिल जाती है, कलरफुल फॉर्म में मिल जाती है, और इसका जो कंटेंट है ना, तो होता क्या है, जैसे बहुत सारी चीजें हमें केमिस्ट्री में याद रखनी पड़ती हैं, तो वो किस तरीके से टेबल के फॉर्म में, किस तरीके से एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में दी हुई है, जो नॉर्मली आपको एनसीईआरटी में या कहीं पे कोचिंग में नहीं मिलेगी। तो वो उससे होता क्या है, उससे आप लंबे समय तक उस पॉइंट को, चूंकि आपने कंपेयर करके याद रख लिया, तो आप लंबे समय तक याद रख पाते हो। तो ये कोवेलेंट का आप कॉम्बो बाय कर सकते हो, अमेज़न पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक चलो दे दूंगा, मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है। फिर मैथ्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैथ्स में किताब है ब्लैक बुक, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो। ब्लैक बुक क्या है, वो एक रिवीजन बुक है, वो आप मॉड्यूल के बाद लगा सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था, पंकज सर के साथ ही डाला था, जो उन्होंने ब्लैक बुक के जो ऑथर है, तो उन्होंने भी यही रिकमेंड करा था कि जैसे आप 15 डेज, 30 डेज और 45 डेज, ये 3 अलग अलग स्पैन में ब्लैक बुक के कुछ कुछ क्वेश्चन छाट छाट के लगा सकते हो, ठीक है। फिर सिंगेज, सिंगेज मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा अगर आप डीपीपी मॉड्यूल नहीं छू रहे हो, तो आप पूरी तरीके से भी सिंगेज पे रिलाई करो, ठीक है। बट ब्लैक बुक हाँ एक रिवीजन बुक है, वो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की तरह कंसीडर कर सकते हो, बट तब जब मॉड्यूल लग जाए। अगर आपने मॉड्यूल ही नहीं लगाया तो फिर आप किताबें छूने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मेरे भाई देखो, फिजिक्स के अंदर तो सिंपल है तरीका नोट्स बनाने का। अगर आपने क्लास के अंदर चीजें विजुलाइज कर ली हैं, चीजें समझ ली हैं, तो आप सीधे सीधे अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना दो। केमिस्ट्री के अंदर आपने करना क्या है, केमिस्ट्री के अंदर आपने पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, और फिर आपने नोट्स बनाने हैं। बट एक चीज होती है अनसेड वर्ड्स, सॉरी अनसेड वर्ड्स नहीं, सॉरी, एक चीज होती है कि मतलब जिसको नाम दे दो अनरिटन वर्ड्स, ठीक है, ये मैं खुद ही नाम दे रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई नाम होता नहीं। अनरिटन वर्ड्स क्या होते हैं भाई, जो चीज टीचर ने नोट्स में नहीं लिखवाई बट टीचर ने बोल दी। कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर है, सपोज जो 15 साल से 20 साल से पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, चलो एमएस चौहान सर को ले लेता हूँ। अगर एमएस चौहान सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, और क्लास में पढ़ाते हुए उन्होंने कुछ चीजें नोट डाउन कराई, बट उन्होंने कुछ चीजें बोल भी दी उसके बारे में, जो शायद उन्होंने नोट्स में ऐड नहीं कराई, कि यार ये ना ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। और वो कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली जो तुम्हारे सामने जो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, उसको उन्होंने इस तरफ से दिखाया, मान लो तुम्हें, तो इस तरफ से अगर तुम्हें उन्होंने दिखाया, तो वो नोट्स में लिखवा दिया, बट वो बातों बातों में तुम्हें इस तरफ से भी दिखा देते हैं। तो टीचर की छोटी से छोटी बात केमिस्ट्री में नोट डाउन कर लो, ठीक है। टीचर की छोटी से छोटी बात केमिस्ट्री में नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करके एक बार जब आप क्लास कर लेते हो, तो जो चीज आपने यहाँ से पढ़ ली, कोवेलेंट आपने उठा ली, कोवेलेंट से एक बार जाके देख लो क्या क्या आज करवाया था, ठीक है, जो जो करवाया था वहां से पढ़ लो, बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, ठीक है। मैथ्स के अंदर मैं आपको बोलूंगा बेटा देखो, थ्योरी नॉर्मली क्लास के अंदर समझो, लिख लो, यहाँ थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, दिल में थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। नोट्स बने नहीं बने इतना मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट आप कर सकते हो, नो मैथ्स के नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की, कोई डिस्ट्रैक्शन की फटाफट से बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे 11th कैसे बचानी।
तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है चेंज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आप शुरुआत में चूज कर रहे हो, उन्हीं के साथ आपको जाना है, कोई रिसोर्सेज को चेंज नहीं करना है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है रील्स एंड शॉर्ट्स। भाई रील्स एंड शॉर्ट्स जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। देखो होता क्या है कि आप अवॉइड हो सकता है ना कर पाओ, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मैंने देखा है आजकल। तो आप एक टाइम फिक्स कर सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा, उस समय आप ये चला सकते हो। डीमोटिवेटिंग फ्रेंड है अगर आपका, तो बिल्कुल इससे दूर हो जाओ बेटा। ये जो व्यक्ति है ये खुद भी डूबेगा और आपको भी ले डूबेगा। आईआईटी जे इतना टफ एग्जाम नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। आईआईटी के अंदर 17,000 सीटें हैं। तो अगर आपकी रैंक 16,000 17,000 भी आती तो भी आप आईआईटी के अंदर बैठे होगे। और एनआईटी के अंदर अगर आपकी रैंक 50,000 60,000 भी आती तो भी आप एनआईटी के अंदर बैठे होगे। एनआईटी के अंदर 50-60,000 रैंक लाने के लिए आपको मात्र 130 140 नंबर लाने होते हैं। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, मान लो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50-60% भी अच्छे से करके चले गए हो तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है। फिर एडवाइसिंग समबडी, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बच्चों को ऐसा लगता है ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। किसी को एडवाइस मत करो कि उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, किस कोचिंग से पढ़ना चाहिए, ये कर ले तू भाई, ये कर ले, वो कर ले, ये मत करो। वो भी आपका कॉम्पिटिशन है। अगर गलती से कर लिए तो आप एक सीट खाएगा। बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, खुद को देखें। दूसरे को एडवाइस करने में होता क्या है कि अपने को बहुत अच्छा लगता है, अपने ईगो को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, बट हम बेवकूफी कर रहे होते हैं। ठीक है। हॉबी, भाई हॉबी मतलब मैं अगर अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। बिकॉज क्या होता है ना, हॉबी इज अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन मतलब पता नहीं चलता है। हॉबी बड़ा अच्छा लगता है कि यार गिटार बजाना मुझे बड़ा पसंद है, वाह क्या बात है, मैं तो बड़ा प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं आप अगर आईआईटी जेईई के थ्रू से कमिटेड हैं, ये आईआईटी जेईई की तैयारी पूरी जिंदगी थोड़ी चलनी, 2 साल चलनी। अगर 2 साल आप आईआईटी जेईई को दे रहे हो तो भाई फिर भर के दो। आप आधे अधूरे मन से दोगे तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में कोई बच्चा विदाउट गिटार पढ़ाई कर रहा है और आप गिटार के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आप उससे पीछे रहने वाले। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11th। क्लास 11th को बचाने का क्या तरीका है? 11th अगर आपने वेस्ट कर दिया तो देखो 12th तो आप कवर कर लोगे कोचिंग के साथ साथ। ठीक है, कोचिंग के साथ साथ कई कोचिंगों में तो अक्टूबर नवंबर तक पूरा कवर हो जाता है, उसके बाद वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि 11th भी कवर करेंगे। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज कोचिंग के सहारे मत बैठो। हो सकता है वो कोचिंग का सिलेबस आगे एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है आपका 12th का सिलेबस ना हुआ हो, फिर उसके बाद तुम जाके 12th का सिलेबस नवंबर दिसंबर तक खींचो। तो कोशिश ये करना है कि जो 11th है, ठीक है, उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा कवर करते चलो। तो कैसे थोड़ा थोड़ा कवर करना है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक एक मैं आपको सिंपल सी साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर आपकी क्लास 11 जो है वो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक टाइप के बच्चे होते हैं जिनकी क्लास 11 30% ही वेस्टेड है। आप खुद देख सकते हो, क्लास 11th में आप देखोगे जितने भी चैप्टर्स हैं उसको ऐड डाउन करो। 45 चैप्टर्स हैं मोस्टली, मेरे को लगता है शायद, जहां तक है फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों मिला के आप उसको ऐड डाउन करोगे 45 चैप्टर्स में, आप ये देखोगे अगर 30% ही ऐसे चैप्टर्स बचे हैं जो मैंने नहीं कंप्लीट कर रखे, तो इन 30% चैप्टर्स को आपको एडवांस लेवल पर टारगेट करना चाहिए। ठीक है। बट अगर ये 30% से ज्यादा है, कुछ बच्चे हो सकते हैं इनका 50% इलेवंथ वेस्ट है, 60% इलेवंथ वेस्ट है, तो मैं आपको बोलूंगा आप इस पूरी इलेवंथ को मेंस लेवल पे कंप्लीट कर लो। एक बार अगर आप इसको मेंस लेवल पे कंप्लीट कर लोगे और अगर आप 12th आपने एडवांस लेवल पे कर ली, तो आप कहीं ना कहीं मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल वाले आदमी बन जाओगे। जनवरी में मेंस क्लियर करो, जनवरी से लेके मई के बीच में बहुत अच्छा टाइम है। इन 5 महीने में 11th आप एडवांस लेवल पे लेकर जा सकते हो अगर आपने मेंस पे कवर करी हुई है, क्योंकि टॉपिक वापस से थोड़ी पढ़ना है, वो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगानी है। ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है, देखो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ सबसे पहली चीज आपको करना क्या है कि 2 घंटे डेली का एक बैकलॉग आर बनाना है। ठीक है। और इन 2 घंटे के अंदर बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करनी है, डेली का बनाना है। डेली का जब आप बनाते हो तो आप महीने के 60 आवर्स दे देते हो बैकलॉग कवर करने में। ठीक है, कंसिस्टेंसी की यही ताकत होती है। अब जब 11th क्लास में 30% वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं टॉपिक को, उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपने 11th के लेक्चर्स को वापस से देखना है। वो 1 महीने में भी एक चैप्टर अगर कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और नवंबर दिसंबर तक आते आते आप धीरे धीरे करके अपना पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर दोगे। आपका बैकलॉग नवंबर तक खींच सकता है। बट अब करना क्या है, जैसे 2 घंटे में, जैसे मान लो कोई चैप्टर है उसके अंदर किसी टीचर ने 10 लेक्चर डाले, तो 2 घंटे का अगर मान लो आपने बैकलॉग और बनाया, तो आज के 2 घंटे लेक्चर देखा, कल के 2 घंटे लेक्चर देखा, परसों के 2 घंटे लेक्चर देखा, तरसों के 2 घंटे लेक्चर देखा, ऐसे करके 10 दिन तक तो लेक्चर ही देखे। ठीक है, उसके बाद अगले 10 दिन प्रैक्टिस कर ली, तो 20 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ऐसे जब आप करोगे तो धीरे धीरे करते 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 होगा क्या, लास्ट तक आते हैं तो होता क्या है ना, सिलेबस भी हल्का हो जाता है 12th का। तो ये बैकलॉग आज 2 घंटे के बजाय 3 घंटे का भी आप कर सकते हैं। ठीक। जिनका सिलेबस 30 ही परसेंट से ज्यादा हुआ, 30% से ज्यादा बर्बाद है, तो वो मेंस लेवल पे अगर कवर करना चाहते हैं तो उनको करना क्या है, उनको मेंस लेवल पे कवर करने के लिए दो ही चीजें करनी है। एक तो वन शॉट देखना है, ठीक है, डीपीपीस करनी है, वो आपने अपने पुराने बैच से अरेंज कर लेनी है, और पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज में आपने क्या करना है, 2 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, 2024 के और 2025 के, या 25 और 26 के लगा लो। ठीक है, 26 के भी आ गए हो। तो आप करना क्या है, कैसे करोगे, तो देखो 2 घंटे का बैकलॉग आ रहा है,
ठीक है। आप यूट्यूब पे वन शॉट कौन से फॉलो करोगे, मंजिल सीरीज फॉलो कर लो, ठीक है। मंजिल सीरीज के वन शॉट 8 से 10 घंटे के हैं। तो 2 घंटे आज जितना भी मैंने वन शॉट देखा, फिर कल जितना भी देखा, फिर परसों जितना भी देखा, फिर तरसों जितना भी देखा, तो 4 दिन में आप देख रहे हो मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। फिर 1 हफ्ता लगा लो, ठीक है। फिर अगले 3 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस दिन बैठ के मैं सारी डीपीपी सॉल्व करूंगा, या आप ये भी कर सकते हो कि रोज के रोज भी डीपीपी लगा सकते हो। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकाल दो तो रोज के रोज भी डीपीपी थोड़ी थोड़ी सॉल्व करते चलो। फिर इस 2 घंटे में बैठ के पूरी तरीके से डीपीपी सॉल्व करो, और इन 2 दिनों में पीवाई अच्छे से सॉल्व करो। तो आपका ये चैप्टर मेंस लेवल पे पूरा रेडी हो गया, ठीक है। और ये चैप्टर जब मेंस लेवल पे रेडी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप मेंस लेवल पे खुद को रेडी बता पाओ, ठीक है। धीरे धीरे करके बैकलॉग आर भी 2 घंटे के बजाय 3 घंटे का कर सकते हो। तो ये मेंस और एडवांस दोनों लेवल पे चैप्टर को रेडी करने का मैंने आपको टेक्निक बता दिया। अब सवाल आता है कौन से चैप्टर करने हैं भैया 11th के। देखो मैं आपको सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था कुछ दिनों पहले कि भाई देखो, कुछ चैप्टर क्लास 11th के ऐसे होते हैं जो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उनको पहले कर लें। फिर उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, 11 12 में भी काम आएगा। काइनेमेटिक्स 12 में भी काम आएगी, एनएलएम 12 में भी काम आएगा, वर्क और एनर्जी 12 में भी काम आएगी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये हो सकता है 12 में काम ना आए, लेकिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। मतलब उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर इलास्टिसिटी, ये छोटी सी यूनिट है, कभी कभी 12 में काम आ जाती है, ठीक। तो इनको पहले कवर कर लो, इसी 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 ऑर्डर में इनको पहले कवर कर लो, अगर मान लो इनमें से कोई छूटा हुआ है। और फिर रोटेशन, एसएचएम, वेव्स और वेक्टर्स, ये वो पार्ट है जो आपने इसके बाद कवर करने की कोशिश करनी है। सीओएम ऑफ फ्लूइड्स, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लास्ट के टाइम में थोड़ा वन शॉट वगैरह देख के चले जाना, तो उतना हो जाएगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो देखो, ऑर्गेनिक अगर करनी है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छे से करनी है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल, एटॉमिक सिस्टम, मोल कंसेप्ट, डॉक्स, ये सारे क्या है, ये देखो जीओसी, ये ऑर्गेनिक का बेसिक है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इनऑर्गेनिक के बेसिक है। होल कंसेप्ट डॉक्स, ये फिजिकल के बेसिक हैं। तो ये आपने करने हैं पहले, अगर ये नहीं कवर कर रखे इसमें कोई चैप्टर तो इनको पहले कवर करो, ठीक। फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, गैसियस स्टेट, ये कवर कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब कवर कर सकते हो। ये इसको मैंने येलो में डाला है। फिर लास्ट में जो आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, वो है आयनिक इक्विलिब्रियम और आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, वो किसी के साथ मिक्स होके आता है। तो आप तो ये 2 घंटे का वन शॉट देख लो, प्रैक्टिस वगैरह ज्यादा मत लगाओ, आपको बेसिक पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो उतना काफी है। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ना जो छोड़ सकते हो, उसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, जनरली नहीं हो पाते हैं बच्चे से। फिर मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो देखो, मैथ्स में जनरली ना ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जो क्लास 12 के अंदर डायरेक्टली लिंक्ड है। पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि वो मिक्स होके आ सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे कोऑर्डिनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा देखो पूरा का पूरा 11th में ही है, 12th में तो है नहीं, और ये है भी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो इससे स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका ये कवर नहीं है तो इससे शुरुआत कर लो। फिर क्वाड्रेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ये सीक्वेंस सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 5 चैप्टर जो हैं, ये मैं आपको बोलूंगा ये आपकी 11th बचाने में हेल्प कर देंगे, अगर आपने ये 5 चैप्टर अच्छे से कर ली और 12th अच्छे से कर ली। तो देखो मैथ्स में ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते हैं मेंस के अंदर, 40-45 मार्क्स में आपका 98 प्लस परसेंटाइल बन जाता है। और अगर आप एडवांस में भी बैठे हुए हो तो एडवांस में भी आप अगर यहाँ पर मैथ्स के अंदर 40% स्कोर या 50% स्कोर लेकर आ जाते हो तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। तो 11th अगर मैंने कुछ चैप्टर कर लिया और फिर 12th के बाकी चैप्टर कर लिए तो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर थे जो आपने कवर करने हैं, टाइम टेबल मैंने आपको समझा ही दिया। अब एक आता है रिवीजन और मॉक टेस्ट, ठीक है। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, आपकी कोचिंग में जो भी मॉक टेस्ट चल रहा है आप उन मॉक टेस्ट को साथ साथ देते चलो, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर मान लो मैंने कहा कि आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट में 10 चैप्टर आने हैं, आपने 3 ही कर रखे, कोई बात नहीं, आप 3 ही को जाके दे आओ, पर उन 3 के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये एनालाइज कर लेना। रिवीजन करने के लिए डेली रिवीजन का 1 घंटे का टाइम बना लो, और वीकेंड्स पर 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम बना लो, जहां पर पूरे वीकेंड में क्या क्या हुआ एक बार ऊपर ऊपर से आपने पूरा देख लिया। उससे होगा क्या, पूरी प्रिपरेशन बंद के चलती है, कुछ भी आप भूलते नहीं हो, कुछ भी पीछे नहीं छूट जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें जब आप करते रहोगे ना तो आप देखोगे, खुद रियलाइज करोगे धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में क्लैरिटी बन रही है। तो रिवीजन डेली का डेली रिवाइज तो हम कर ही रहे हैं, बट हफ्ते में एक बार हमने पूरे हफ्ते का रिवीजन दे दिया। रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं करना है, नोट्स एक बार पलटो, अपने आप कुछ चीजें याद आती जाएंगी, क्या क्या है क्या क्या नहीं। मॉक टेस्ट, एक बार जब कोचिंग का मॉक टेस्ट है तो उसके अंदर आपको ये इंश्योर करना है जो मुझे आता है मैं उसको अच्छे से करके आऊंगा पेपर में। कई सारे बच्चे ये करते हैं कि जैसे मान लो अगर उनकी कोचिंग में 4 टेस्ट 4 चैप्टर आ रहे थे तो उन्होंने 2 कर रखे थे, तो 2 जो नहीं कर रखे थे ना वो कोचिंग के मारे वन शॉट से फटाफट कंप्लीट कर लिए।
अब जब कोचिंग के मारे उन्होंने फटाफट कंप्लीट कर लिया तो पहली बार में तो उन्होंने उल्टा-सुल्टा कॉन्सेप्ट बना लिया। फिर अगली बार जब वो ढंग से कंप्लीट करने गए तो उल्टे-सुल्टे कॉन्सेप्ट के बारे में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप ये मत करो, जल्दीबाजी में 2 चैप्टर अगर नहीं कर रखे हैं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोचिंग के अंदर रैंक कम आ जाएगी, उससे जेईई मेंस के रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 2 चैप्टर कर रखे थे, उन 2 चैप्टर में क्लैरिटी लेकर आओ कि वो 2 चैप्टर मेरे गलत ना हो पेपर के। ये आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप मोटा-मोटा मैंने सारा डिस्कशन कर दिया है और क्लैरिटी के लिए देखो यार यही है, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अल्टीमेटली जो भी मैं यहाँ पर बोलूँगा पूरे के पूरे साल में आपने उसको फॉलो करना है। प्रिपरेशन में उतारोगे, रैंक आ जाएगी। आईआईटी उतना टफ नहीं है। आईआईटी टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि बच्चे चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे सुन-सुन के चले जाते हैं या उनको दे जस्ट ट्राई कि भाई मैं अच्छी एडवाइस ले लूँ, बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊँगा। तो ये नहीं करना है। बी एन एग्ज़ीक्यूटर, फॉलो करो और तभी आप अच्छी रैंक ला सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ आई होंगी। दिस इज़ ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। कमेंट करो आपका ड्रीम आईआईटी कौन-सा है? सिंगल जॉली, साइनिंग ऑफ।